हेलो एवरीवन। लास्ट की वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे हमारे डेडलॉक हैंडलिंग के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस की। अब डेडलॉक अवॉइडेंस में हम क्या करते हैं ना कि हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जो कि डेडलॉक की तरफ आगे हमें लगता है कि डेडलॉक उसमें क्रिएट हो सकता है, उसके लिए हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं सॉल्व करने के लिए जो हमारा सोल्यूशन देता है। ये पहला होता है RAG, ठीक है, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है ना कि हम उसे यूज़ करते हैं हमारे सेव सीक्वेंस को निकालने के लिए। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये कि हमारे पास मल्टीपल अदर प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो उसमें हम ऐसा कौन सा सीक्वेंस फॉलो करें। ठीक है, सेव सीक्वेंस क्या होता है, ध्यान रखिएगा। सेव सीक्वेंस, सपोज हमारे पास P1 है, P2 है, P3 है, तो हम ऐसा कौन सा अपनी सीक्वेंस यूज़ करें। ठीक है, सीक्वेंस मतलब कि पहले P2 करें। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास सपोज 3 प्रोसेसेस हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 प्रोसेसेस हैं, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या क्या बनेंगे, P1, P2, P3, P2, P3, P1, P1, P3, P2, P2, P1, P3, उसके बाद हमारे पास आएगा P3, P2, P1, P3, P1, P2। अब ये सब क्या है कि है ना, अगर हमें ये तीनों प्रोसेसेस को यूज़ करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो हमारे पास ये जो सारे हमारे पास गिवन दे रखे हैं ना सीक्वेंस, इनको हम सीक्वेंस बोलेंगे। ये सारे सीक्वेंसेस हैं, या तो हम पहले P1 को करा दें एग्जीक्यूट, फिर P2 को, फिर P3 को, या फिर हम पहले P2 को करा दें, फिर P3 को, फिर P1 को, या फिर हम पहले P1 को करा देंगे, P3 को करा देंगे, फिर P2 को करा देंगे, एंड सो ऑन यहाँ तक। ठीक है, हमारे पास जितने भी इतनी प्रोसेसेस की हमारे पास सीक्वेंस बनेंगे वो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सीक्वेंस फॉलो करें कि हमारे पास डेडलॉक क्रिएट ना हो। ठीक है, हम प्रोसेसेस का ऐसा कौन सा सीक्वेंस फॉलो करें एग्जीक्यूशन के टाइम पे कि डेडलॉक क्रिएट ना हो, उसको कहते हैं हम सेव सीक्वेंस। ठीक है, अगर शॉर्ट में आता है डेफिनेशन तो आप बता सकते हैं फिर। और अब हमारे पास नेक्स्ट पहली चीज़ तो होगी RAG, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जो कि हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है बेंटर्स थ्योरम, हम इसको भी यूज़ करते हैं हमारे अवॉइडेंस के केस में। ठीक है, हम ये दो चीज़ें जो हैं वो यूज़ करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर में, और ये दोनों ही चीज़ें हमें सेव सीक्वेंस देती हैं प्रोसेसेस के, एंड दोनों के जो भी तरीका है वो अलग है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को हम ग्राफ के मदद से करते हैं, बेंटर्स थ्योरम में हम न्यूमेरिकल वे में करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो एक ही करके डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए दो जो चीज़ें हैं वो हम यूज़ करते हैं अवॉइडेंस में सॉल्यूशन को पाने के लिए। और सॉल्यूशन हमारा होता क्या है, सॉल्यूशन हमारा होता है सेव सीक्वेंस। ठीक है, हम इसमें अवॉइड नहीं कर रहे हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, जैसे कि आगे हम देखेंगे एक बैलेंस में हम इग्नोर करते हैं, इसमें हम इग्नोर नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो इसलिए हम सेव सीक्वेंस निकालेंगे। ठीक है, अब समझते हैं RAG होता क्या है। ठीक है, तो RAG को स्टार्ट करते हैं। अब RAG में क्या होता है, ऑफकोर्स ग्राफ का हम यूज़ करेंगे। अब ग्राफ में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ग्राफ में पहली चीज़ होती है वर्टिसेस, एंड अनदर थिंग इज एजेस। ठीक है, अब हमारे जो RAG का ग्राफ होता है उसमें वर्टिसेस और एजेस क्या डिनोट करते हैं वो समझना। हमारे वर्टिसेस में आते हैं प्रोसेसेस, ठीक है, और जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि हमारे दो चीज़ों का काम चल रहा है, प्रोसेस और रिसोर्स का, क्योंकि प्रोसेसेस रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं अपने एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, और हमारे पास फिर आती है एजेस। अब एजेस भी दो टाइप की होती हैं, पहली होती है रिक्वेस्ट, दूसरी होती है एलोकेटेड। ठीक है, रिक्वेस्ट एज और एलोकेटेड एज। ठीक है, अब रिक्वेस्ट एज और एलोकेटेड एज हम कैसे डिनोट करते हैं। देखिए, अगर रिक्वेस्ट एज होगी तो क्या होगा कि हमारा P सपोज ये है दैट इज प्रोसेस, तो P की तरफ से एरो जाएगा R के लिए। ठीक है, और हमारी एलोकेटेड होगी तो होगा R जो होगा वो जाएगा P की तरफ। ठीक है,
सर्कुलर और रेक्टेंगल का साइन है, क्योंकि प्रोसेस जो होती है वो हमारी सर्कल्स से डिनोट होती है, ठीक है। और हमारी रिसोर्सेज जो होते हैं वो रेक्टेंगल से डिनोट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे रेक्टेंगल में डिनोट करा है। रेक्टेंगल तो नहीं है, एक्चुअली स्क्वायर शेप है, बट एग्जैक्टली रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम अपनी रिसोर्स को डिनोट करते हैं, एंड हमारे सर्कुलर में आते हैं हमारे प्रोसेस। अब उसके बाद रेक्टेंगल्स सॉरी रिसोर्सेज के में एक चीज़ और होती है कि रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल इंस्टेंस, ठीक है, सिंगल इंस्टेंस मतलब, और दूसरा होता है मल्टीपल इंस्टेंस, ठीक है। अब सिंगल और मल्टीपल में क्या होता है, हमको वो समझते हैं कि सिंगल में क्या होता है कि सपोज ये रेक्टेंगल है, उसमें आ लिखा है, तो मतलब ये सिंगल रिसोर्स है, ठीक है। ये सिंगल रिसोर्स है जो कि अपने पास है, जबकि है ना अपने पास अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं किसी भी रिसोर्स के, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे डॉट्स होंगे, उसके जितने भी इंस्टेंस होंगे उसके उतने ही डॉट्स होंगे। सपोज यहाँ पे अगर मैंने 3 डॉट डिनोट करा, इट मीन्स कि यहाँ पे इस रिसोर्स के जो आर रिसोर्स है उसके 3 इंस्टेंसेस हैं। 3 इंस्टेंसेस का मतलब होने का क्या है कि सपोज आप रिसोर्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है ना कि सपोज आपका सिंगल इंस्टेंस है और रिसोर्स को शेयर नहीं कर सकते। एक प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए तो आपने उसे वो रिसोर्स दे दिया, ठीक है। तो आपने उसे दे दिया ना, अब अगर कोई दूसरी प्रोसेस है जो बोल रही है कि मुझे वो प्रोसेस बोलती है कि नहीं मुझे भी ये रिसोर्स चाहिए, तो आप उसे नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक ही रिसोर्स था, आपने एलोकेट कर दिया और शेयर आप कर नहीं सकते, ठीक है। अब आपके पास सपोज यहाँ पे है प्रोसेस सेम, इसने मांगा तो इसने अपने आप को एलोकेट करवा दिया रिसोर्स को, ठीक है। एक और प्रोसेस है जिसने बोला कि नहीं मुझे भी चाहिए, तो आप मल्टीपल के केस में ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके पास इसके 3 इंस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो मतलब ये मैक्स टू मैक्स 3 प्रोसेस तक अपने आप को एलोकेट करा सकता है एट द सेम टाइम, ठीक है। ये फ़ायदा होता है नॉन शेयरेबल होने के बावजूद मल्टीपल इंस्टेंसेस वाले रिसोर्सेज का, ठीक है। अब बात करते हैं कि एजेस का। एजेस में क्या होता है ना, समझिए कि रिक्वेस्ट इसका क्या मतलब है ना कि रिक्वेस्ट कर रही है, प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही है किसी भी रिसोर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है। ये एवोडिनेट कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे ये वाला रिसोर्स चाहिए, ठीक है। जबकि दूसरे केस में जो कि यहाँ पे एलोकेटेड है, उसका क्या मतलब है कि जो ये वाला रिसोर्स है ये बोल रहा है कि मैं इस प्रोसेस को मिल चुका हूँ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जितने भी RAG के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं RAG को और समझते हैं कैसे सॉल्व। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे ना RAG के, वो सारे ऐसे ही इसी फॉर्म में दिए होंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले इसमें मैंने बताया था आपको कि 2 टाइप की हमारे पास एजेस होती हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास होती है रिक्वेस्ट एज, जो कि मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। और एक हमारे पास होती है एलोकेटेड एज, ठीक है। रिक्वेस्ट एज और एलोकेटेड एज में ये होता है कि रिक्वेस्ट एज में, ठीक है, हमारा जो प्रोसेस होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे एक रिसोर्स दे दो, ये वाला, ठीक है। जिसके लिए भी वो एज जा रही है वो वही रिसोर्स को मांग रहा है, ठीक है। और जो भी हमारे पास होंगी जितनी भी, ठीक है, हमारी एलोकेटेड एज, उसमें क्या होगा ना कि हमारा रिसोर्स कह रहा होगा कि मैं इस प्रोसेस को एलोकेटेड हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो मतलब या तो उसमें मल्टीपल इंस्टेंस होंगे तो वो फ्री होगा आपके लिए, अदरवाइज उसका ये होगा कि ठीक है मैं अभी बिजी हूँ क्योंकि मेरे को इस प्रोसेस ने एलोकेट कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब RAG के अंदर हमारे RAG में अगर आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है ना, सबसे पहला फंडा जो होता है वो ये होता है कि आप उस प्रोसेस को पहले सीक्वेंस में लाओ जिसके पास रिक्वेस्ट एज जो हो वो कम हो या फिर हो ही ना, ठीक है। मतलब कि रिक्वेस्ट एज जिस भी प्रोसेस की मिनिमम होगी, ठीक है, हम उसे पहले अपन एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 एंड P3, ठीक है। अब इसमें हम रिक्वेस्ट एज देख लेते हैं। P1 के पास अगर रिक्वेस्ट एज देखें तो P1 के पास रिक्वेस्ट एज 1 है, एक रिसोर्स से एलोकेटेड है दैट इज़ R1, बट एक उसकी रिक्वेस्ट एज है, ठीक है। अब P2 को देखें तो P2 के पास R2 एलोकेटेड है बट उसकी एक रिक्वेस्ट एज है कि उसे R1 चाहिए, ठीक है। अब P3 को देखें तो P3 के केस में इसके पास एलोकेटेड तो है R2 बट इसके पास एक भी रिक्वेस्ट एज नहीं है, ठीक है।
तो इससे बहुत क्लियर है कि सबसे पहले तो हमारे पास P3 ही हमारा होगा। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, हम अपना सेफ सीक्वेंस निकाल रहे हैं। हमारा सेफ सीक्वेंस निकालने में बताया था कि अवॉइडेंस के केस में, डेडलॉक अवॉइडेंस में हम अपने सेफ सीक्वेंस को निकाल के देते हैं। ठीक है, एज ए सॉल्यूशन P3 हो गया। अब सपोज़ आपके पास अगर यहाँ पे 0 नहीं होता, इसके पास भी कुछ होता, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट एज होती, तो हम क्या करते हैं ना, हम तीनों में देखते हैं कि मिनिमम रिक्वेस्ट एज किसकी है। ठीक है, फिर हम मिनिमम को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, अब आपने P3 को कर दिया, P3 को सॉल्व कर दिया। अब P3 के बाद आप किसको करोगे, P3 को सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि आपका एक इंस्टेंस R2 का जो था वो फ्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको एलोकेटेड था P3 को। ठीक है, अब P3 सॉल्व हो गया है, जब P3 एग्जीक्यूट हो चुका है तो उसका एक हमारा इंस्टेंस खाली है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या कर सकते हो ना कि या तो आप वो इंस्टेंस P1 को दे दो, ठीक है, आप P1 को काम खत्म करने दो, या फिर आप देखो कि और प्रोसेसेस अगर हैं, जैसे कि यहाँ पे तो केवल 2 ही प्रोसेसेस हैं, बट बड़े क्वेश्चन में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास हमें सॉल्व करना है या तो P1 या P2। अब हम देखेंगे, तो हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है ना, हमारे पास P2 को हमारा एक जो है R1 रिसोर्स चाहिए। ठीक है, और P1 को भी चाहिए, मतलब दोनों के अब रिसोर्स जो भी हमारा रिक्वेस्ट एज है दोनों का बराबर है। ठीक है, अब किसे सॉल्व करेंगे, उसे जिसके लिए रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं P2 को सॉल्व करना चाहूँ तो P2 के केस में R1 चाहिए उसे, R1 लेकिन P1 पे है और P1 अभी सॉल्व नहीं हुई है, P1 का एग्जीक्यूशन अभी नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स मैं P2 को तो नहीं कर सकती। अब मैं P1 को देखती हूँ, P1 को देखती हूँ तो मेरे पास P1 को R2 चाहिए। अब एक इंस्टेंस तो P2 ने ले रखा है, ठीक है, बट एक इंस्टेंस अभी भी खाली हुआ P3 की तरफ से, तो अगर मैं उसे सॉर्ट आउट करा दूँ तो फिर है ना मेरी P1 एग्जीक्यूट हो सकती है। तो मैं ऐसे ही करूँगी, मैं एक जो भी हमारे पास हमारा बच रहा है R2 का इंस्टेंस, वो हम एलोकेट करा देंगे P1 के लिए। तो दूसरी प्रोसेस जो हमारी होगी वो होगी सेफ सीक्वेंस P1, उसके बाद ऑफकोर्स लास्ट में P2 ही हो जाएगी, क्योंकि P1 का जब काम खत्म हो जाएगा तो उस पर R1 फ्री हो जाएगा, R1 फिर P2 को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे हमारे पास P3 से हमारा R2 का एक इंस्टेंस खाली नहीं हुआ होता तो यहाँ पे फिर डेडलॉक क्रिएट हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे फिर डेडलॉक क्रिएट हो जाता तो यहाँ पे सेफ सीक्वेंस नहीं निकलता। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सेफ सीक्वेंस निकले, तो आप देख लीजिएगा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट या कंपलसरी नहीं है कि हाँ सेफ सीक्वेंस होगा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट RAG। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम का।